आज का टॉपिक है मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के ज़रिए जो ये मालूमात सेंटर आप देख रहे हैं, हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है और ये लोन सीरीज़ होगी जिसमें हर तरह के एजुकेशन लोन, फिर वो डोमेस्टिक के लिए हो, अब्रॉड स्टडी के लिए हो, और अलग अलग एजुकेशन लोन पर हम हर एपिसोड में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन। मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। उसका रीज़न ये है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जानकारी नहीं होने के कारण आपका लोन सैंक्शन होने के बजाय रिजेक्ट हो जाता है या क्वेरीज आते हैं और उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को अगर पूरा ध्यान से देखेंगे और जो प्रोसेस बताई जा रही है उस प्रोसेस से आप अगर अप्लाई करेंगे तो बेशक आपको एजुकेशन लोन आसानी से मिल सकता है। तो मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुंबई, जिसे हम मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल भी कहते हैं, इनकी तरफ से एजुकेशन लोन दिया जाता है। तो क्या है एलिजिबिलिटी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इस एलिजिबिलिटी में सबसे पहले जाहिर है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से है तो महाराष्ट्र का डोमासाइल होना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप महाराष्ट्र में ही पढ़ाई कर रहे हो, आप कर्नाटक मतलब अदर महाराष्ट्र छोड़कर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका डोमासाइल महाराष्ट्र का हो। सबसे पहले ये कंडीशन है। एज लिमिट क्या है, तो 16 साल से लेकर 32 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। अब थर्ड वन जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि ये लोन सिर्फ डोमेस्टिक स्टडी के लिए मिलता है, ना कि अब्रॉड स्टडी के लिए। अब्रॉड स्टडी के लिए मौलाना आज़ाद में आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड वन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाकी एजुकेशन लोन में और मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एनुअली सिर्फ 3% है। मात्र 3% ब्याज दर पर ये लोन आप ले सकते हैं और इसकी जो रीपेमेंट है बाकी सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन किस तरह से करना है और सबसे एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी यही है कि ये लोन सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए दिया जाता है, जैसे कि बीटेक हो, बी फार्मेसी हो, उसी तरह MBBS, BAS, BOHMS, इस तरह के जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए दिया जाता है। कौन से कोर्सेज़ इसमें एलिजिबल नहीं हैं, तो जैसे BPED है, DED है, BED है, BSc, MSc, इस तरह के जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं इसके लिए ये लोन नहीं मिलता। अब जिस तरह से एलिजिबिलिटी हमने कहा है तो इसकी एक प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल मुंबई, ये जो कॉरपोरेशन है, इस कॉरपोरेशन के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसेस होते हैं और वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है जिसके पास आपको 2 फाइल सबमिट करने होते हैं। एक तो सबसे पहले उसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जैसे कि आप यहाँ पर ये वेबसाइट देख रह सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त ध्यान रखें कि इसका लॉग आउट टाइम आउट जो होता है बहुत जल्द हो जाता है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लोन फॉर्म का एक नमूना दिया हुआ है। तो मतलब आप एक पेज उसको प्रिंट कीजिए और उसमें पहले अपना पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए और उस पेज को लेकर आप सामने PC के सामने बैठकर अपने फॉर्म को फिल कीजिए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब जब लोन फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो उसकी प्रिंट निकालिए और उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत सारे होते हैं, जो आप यहाँ एक के बाद दिगरे देख सकते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं और किस तरह से उसको फिलअप करना है। तो देखिए गवर्नमेंट का प्रोसीजर है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन कोई ऐसे मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत आसान डॉक्यूमेंट है। बस आपको फिल करना है और उसके साथ में जोड़ना है। और इसके 2 फाइल, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि 2 फाइल आपने बनवाने हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो KYC डॉक्यूमेंट है ये तो सबसे ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए 3 डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला आता है फीस स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया जा रहा है। ये फीस स्ट्रक्चर जो है आपके कंप्लीट कोर्सेज़ का होना चाहिए, ना कि सिर्फ 1 साल का।
अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का फीस स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। बोनाफाइड कंपलसरी है। उसी तरह एक फ्रीशिप फॉर्म आता है जो आप देख सकते हैं। ये फ्रीशिप फॉर्म पर करना क्या होता है कि इस फ्रीशिप फॉर्म में सिर्फ इतना लिखा है कि आपने एडमिशन ओपन कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी किस कैटेगरी से लिया है और आपको कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल रही है। तो इसमें बस अगर मिल रही है तो ठीक है, वो अमाउंट लिखने, नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है और अपने कॉलेज का साइन स्टैम्प लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट है और बाकी तो सब केवाईसी के जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट वगैरह, तो ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। अब सेकंड चीज़ आती है पेरेंट के डॉक्यूमेंट। तो पेरेंट के डॉक्यूमेंट में भी वही पेरेंट की पूरी केवाईसी होगी, रेशनिंग कार्ड लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ हो जाती है कि पेरेंट का आप जब डिटेल लिखते हैं कि प्रोफेशन लिखते हैं तो वर्कर लिखते हैं तो क्या वर्क कर रहे हैं इसका अपने को प्रूफ देना होगा। अगर आप लिख रहे हैं कि सर्विस करते हैं तो क्या सर्विस है, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस मीन्स कौन सा बिजनेस, फिर उसका कोई शॉप एक्ट लाइसेंस होगा, या समझो फुटपाथ पर कुछ दुकान है तो उसका एक परवाना होता है गवर्नमेंट का। अगर कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसकी सैलरी स्लिप, जो कुछ भी है ये आपने वहाँ पर देनी है। सेकंड है इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट का। तो देखिए एक अच्छी बात है कि लास्ट ईयर तक मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन के लिए जो इनकम क्राइटेरिया था पेरेंट का, फैमिली इनकम क्राइटेरिया, वो सिर्फ 2.5 लाख था। लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने इसको 8 लाख तक अभी डिक्लेयर किया है। तो 8 लाख से अंदर का जिनका इनकम होगा वो इसके लिए एलिजिबल है। तो 8 लाख से अंदर का उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको जोड़ना है। अगर फादर नहीं है तो फिर आप मदर का जोड़ सकते हैं, लेकिन फादर डेथ है तो डेथ सर्टिफिकेट जोड़ना है। और फादर मदर अगर डिवोर्स का कोई मामला है तो वो अपने प्रूफ, कोई एविडेंस वहाँ पर देना है कि किस वजह से अलग रह रहे हैं। तो ये एक चीज़ें होती हैं। अब थर्ड वन जो है वो गारंटर। अब ध्यान से सुनिए, मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन भले आप 5 लाख का लीजिए, 1 लाख का लीजिए या फिर 7.5 लाख का लीजिए। देखिए वो 7.5 लाख की बात मैं बाद में करूँगा। तो भले भी आप अगर 1 लाख का भी लोन लेते हैं तो आपको गारंटर देना ज़रूरी है। अब ये एक ही चीज़ है जिस पर बहुत सारे फाइल्स रिजेक्ट होते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि 3 तरह के गारंटर वैलिड है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉय, या फिर किसी कंपनी में अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो सैलरी एम्प्लॉयड जिसकी सैलरी अच्छी खासी हो, मतलब जो भी है उसका कोई बहुत ज़्यादा लोन वगैरह ना हो, उसकी सैलरी स्लिप लगेगी, पिछले 3 साल का ब्यौरा पूरा लगेगा सैलरी आईटी रिटर्न का, और उसी तरह 16A फॉर्म जो रहता है वो फॉर्म लगेगा। और एज क्राइटेरिया जो है 48 ईयर्स लिखा हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि आपका लोन तो अभी समझो कोर्स आपका 5 साल 4 साल है, इसके बाद में अपने रीपेमेंट 5 साल करना है, तो तब तक वो जो गारंटर है वो सर्विस पर बरकरार रहना चाहिए, ना कि उसकी रिटायरमेंट हो। इस वजह से ये जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है 48 एज का वो इसी वजह से लिखा है। और उसी के साथ में उसकी ओरिजिनल सैलरी स्लिप लगेगी। बहुत जगह पर होता क्या है कि अभी पुलिस डिपार्टमेंट या नगर पालिका में कोई एम्प्लॉय है जिसको आपने गारंटर लिया हुआ है, एज ए गारंटर के तौर पर उसके डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए, तो उसका जो इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, उसका जो सैलरी स्लिप जो होती है उस सैलरी स्लिप पर नीचे लिखा होता है कि हम किसी भी तरह के लोन की गारंटी नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते। तो ऐसे अगर कोई सैलरी स्लिप इस तरह के कमेंट लिखे हुए अगर होंगे तो इनवैलिड मानी जाएगी, उनको लोन नहीं मिलेगा। सेकंड जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी होल्डर। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि प्रॉपर्टी, मेरे पास प्रॉपर्टी है या फिर मेरे दोस्त के पास है तो उसको मैं गारंटर बना लेता हूं, और जब सैंक्शन होने के बाद में फिर जब एक नोटिस दी जाती है कि उस प्रॉपर्टी पे मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन का नाम चढ़ाने के लिए आप फेरफार उतारा लेकर आइए तहसीलदार कार्यालय, तलाठी कार्यालय से, तो फिर वो तैयार नहीं होता वो दोस्त। वो कहता है कि मैं प्रॉपर्टी अपने तेरे नाम क्यों करूं। तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि सबसे फर्स्ट सर्विस वाला गारंटर आप कहीं से देख लीजिए, अगर नहीं है तो प्रॉपर्टी होल्डर जो भी होगा तो उस प्रॉपर्टी पे मौलाना आज़ाद का नाम चढ़ेगा कॉरपोरेशन का, ये ध्यान में रखें। अब प्रॉपर्टी होल्डर अगर आपके खुद के पास प्रॉपर्टी है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट के फादर या मदर के पास है, दादा दादी किसी के पास भी प्रॉपर्टी है, और फिर आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं है। वही मतलब बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट फादर और गारंटर जो होता है वो भी फादर ही होता है, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी एज अ
कोलैटरल सिक्योरिटी महामंडल को दी है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी पुराना खेत, पुराना घर या फिर अनयूज प्रॉपर्टी है या फिर रेसिडेंशियल भी आप दे सकते हैं, तो ये अगर आप देते हैं तो आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड वन जो आता है वो आता है इनकम टैक्स पेयर, मतलब जिसको हम कहते हैं व्यवसायिक जामीनदार। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा 3 साल का आईटी रिटर्न है तो मैं इसको गारंटर के लिए तैयार हूँ। तो देखिए जैसे 5 लाख तक इनकम टैक्स छूट है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो उसका 3 साल का आईटी रिटर्न तो है, लेकिन उसका इनकम कितना दिखाया गया है, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। तो इनकम टैक्स पे ही नहीं किया ना उसने तो एग्जम्पशन लिया हुआ है। तो एटलीस्ट 5 लाख के ऊपर का जिसने इनकम टैक्स लगातार 3 साल पे किया हो, अगर इस तरह का गारंटर आप देते हैं तो उसको वैलिड माना जाएगा। अब ये हुआ गारंटर का। अब अमाउंट कितनी मिलेगी आपको एजुकेशन लोन की, तो ये सुन लीजिए। मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन की तरफ से मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए तक की अमाउंट मिलेगी। जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा पिछले हफ्ते, अब महाराष्ट्र सरकार ने इसको बढ़ाकर 7.5 लाख किया है। तो इसमें थोड़ा सा एक क्वेरी है, वो ये है कि 5 लाख हर एक के लिए कंपलसरी है मैक्सिमम अमाउंट। 7.5 लाख तभी पॉसिबल है कि अगर एक फैमिली से 2 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो, तो एक फैमिली से 2 स्टूडेंट जब अप्लाई करेंगे तभी ये लिमिट बढ़कर 7.5 लाख होगी, अदरवाइज ये 5 लाख ही रहेगी। अब जैसे वो मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात की, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट होता है बैंक एनओसी के, मतलब स्टूडेंट ने अपने जो बैंक है उसका एक एनओसी साइन स्टैंप लेना है कि यहाँ पर मेरा कोई कर्ज नहीं है, जिस बैंक में अकाउंट है सिर्फ उसी बैंक का। सेकंड वन, अगर स्टूडेंट एप्लीकेटर अगर लड़की है, एप्लीकेशन जो करिए वो स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट है, तो उसने जॉइंट अकाउंट देना है, नेशनलाइज बैंक का जॉइंट अकाउंट अपने फादर या मदर से, अगर मतलब जिसके फादर अगर है तो फादर के साथ। क्यों कि फिर वो बाद में आफ्टर मैरिज जो प्रॉब्लम्स होते हैं कलेक्शन के लिए, इस वजह से ये रूल लागू किया गया है। अगर लड़का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना खुद का बैंक अकाउंट नेशनलाइज बैंक अकाउंट दे सकता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो है मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बैंक का कहा, उसी तरह एक प्रतिज्ञा पत्र होता है जिस पे सिर्फ फ़ोटोज़ लगा के साइन करने होते हैं। फ्रीशिप फॉर्म का जैसे मैंने पहले कहा, तो ये ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप फिलअप कीजिए, 2 फाइल बनाइए। मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है कि व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर जो भी मेरे अपडेट्स व्हाट्सएप से आते हैं मालूमात सेंटर के, तो इसमें हमेशा मैं डॉक्यूमेंट आपको डेमो के तौर पे डॉक्यूमेंट भेजता हूं। तो जिसको भी इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट अगर डेमो के तौर पे चाहिए कि मेरी फ़ाइल जो मैंने बनाई है सही है गलत है, तो आप इस नंबर, ये मालूमात सेंटर का जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल नहीं करना है, याद रखिए, डोंट कॉल प्लीज़। ये सिर्फ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 9850757898। इस पर आप लिखिए कि कौन सा डेमो आपको चाहिए, तो वो डेमो फाइल हम आपको भेज देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। उसको आप प्रिंट करवा लीजिए और अपनी फ़ाइल को क्रॉस चेक कीजिए कि आपकी फ़ाइल सही है या नहीं है। सेकंड चीज़, अब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में मौलाना आज़ाद का ऑफिस कहाँ है, ऑफिसर कौन है, उसका नंबर क्या है, वर्किंग डेज क्या है, तो इसकी भी जानकारी चाहिए तो आप वो ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसका भी पीडीएफ हमने बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी मंगा सकते हैं। अब थर्ड वन जो चीज़ है कि ये पूरी प्रोसीजर जो मैंने इतनी बताई है वो इसलिए बताई है कि जितने भी केसेस है जो रिजेक्शन के हुए हैं उसमें यही गलतियां हुई है कि ये गारंटर किसी को भी उठाकर कर दिया या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारी गलतियां की। तो याद रखिए कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अगर आप करते हैं तो ध्यान से कीजिए। एक बार अगर गलती हो गई तो बाद में एडिट नहीं होता और फिर बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का सही तरीका वो भी एक वीडियो में आएगा और उसको आप फॉलो कीजिए और उस तरह से अपना ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कीजिए। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट एप्लीकेशन का कि आपने एप्लीकेशन किस तरह से करना है। अब जो सेकंड वीडियो जो आएगा वो होगा सबमिशन और डिसबर्समेंट का, कि आपने जब आपने एप्लीकेशन किया तो उसके बाद में आपको वेट करना है कि आपका सैंक्शन लेटर आएगा, फिर उसके बाद क्या करना है उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें आप बाकी अगली प्रोसीजर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।